नमस्कार। जैक बोर्ड द्वारा 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल सेट जारी कर दिए गए हैं। अन्य विषयों की तरह भूगोल में भी 2 पेपर का एग्जामिनेशन होगा और दोनों पेपर के मॉडल सेट जारी किए गए हैं। फर्स्ट पेपर जो एमसीक्यू के रूप में होगा, बहुवैकल्पिक होगा, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 35 होगी, जबकि दूसरे पेपर में सब्जेक्टिव लिखने वाला प्रश्न पत्र होगा और उसमें प्रश्नों की कुल संख्या 19 है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग फर्स्ट पेपर जो एमसीक्यू के रूप में है, उसके 35 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। वीडियो के पहले भाग में 1 से 16 तक के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये परिवर्तनशील संबंध पर बल दे रहा है और ये कुमारी सैंपल का परिभाषा है मानव भूगोल का। यहाँ 2 परिभाषा जो आपके सामने है, एक परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन जो इसमें पूछा गया है, ये एलन सैंपल का है, जबकि एक परिभाषा है जिसमें संश्लेषित अध्ययन पर बल दिया गया है। यह मानव भूगोल के जनक रैटजेल द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आता है, तो इसे ध्यान से देखना होगा कि संश्लेषित अध्ययन किसने कहा? रैटजेल ने। मानव भूगोल को परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने कहा? एलन सैंपल ने। तो ये 2 में से कोई ना कोई एक आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि दिए गए जो क्षेत्र हैं, इसमें से कोई एक क्षेत्र ऐसा है जो विरल जनसंख्या यानी कम जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। अटाकामा, ए ऑप्शन है अटाकामा। तो अटाकामा एक मरुस्थल है और मरुस्थल में विरल जनसंख्या होती है, कम जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा है भूमध्यरेखीय प्रदेश। भूमध्यरेखीय प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे यहाँ रहने वाले निवासी पिग्मी है और पिग्मी वृक्ष पर, पेड़ के ऊपर रहता है। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। मानसूनी जलवायु का क्षेत्र, वर्षा अच्छी होती है और ये सघन जनसंख्या का क्षेत्र है, इसलिए उत्तर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। और ध्रुवीय प्रदेश, जहाँ कड़ाके की ठंडक पड़ती है, बर्फ जमा हुआ रहता है, इसलिए यह भी विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। अर्थात विरल जनसंख्या का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया नहीं है, ये सघन जनसंख्या का क्षेत्र है, जिसे हम इस विश्व के मानचित्र पर देख सकते हैं। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। ये मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है, सबसे कम वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है और यहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है। उसी तरह से विषुवतरेखीय प्रदेश, कांगो बेसिन है, यहाँ अमेजन बेसिन है विषुवतरेखीय प्रदेश में, ब्राजील में। तो घने जंगल, अधिक वर्षा, कठोर जीवन का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाती है। उस तरह से ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ जमा हुआ रहता है, तो कम लोग रहते हैं, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया मानसूनी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। तो यह प्रश्न 2 प्रकार से पूछता है। कभी पूछेगा सघन जनसंख्या का क्षेत्र का नाम बताइए, कभी पूछेगा विरल जनसंख्या के क्षेत्र का नाम बताइए। तो ध्यान देना है कि कौन पूछ रहा है और यहाँ से एक प्रश्न आते रहता है। तीसरा प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? यानी पुश एंड पुल फैक्टर। तो पुश एंड पुल फैक्टर उत्तरदायी है प्रवास के लिए, माइग्रेशन के लिए। प्रतिकर्ष कारक, जहाँ गरीबी, बेरोजगारी आदि पाई जाती है, वहाँ से लोग दूसरे जगह जाकर बसते हैं। और अपकर्ष कारक, जहाँ रोजगार के अच्छे साधन, चिकित्सा की साधन, शिक्षा की सुविधा आदि होती है, वहाँ लोग जाकर बसते हैं। तो इस तरह से प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवास का प्रमुख कारक है। अगला प्रश्न है, सबसे कम लिंगानुपात किस देश में पाया जाता है? यानी कौन सा देश है जहां सेक्स रेशियो सबसे कम है? तो इसमें एक ऑप्शन है लाटविया। लाटविया सोवियत संघ, जो पूर्व सोवियत संघ था, उसका एक अंग है, बाल्टिक सागर के किनारे पश्चिमी यूरोप में स्थित है और यहाँ विश्व का सर्वाधिक, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक सेक्स रेशियो लिंगानुपात पाया जाता है। तो कभी सर्वाधिक वाला पूछ देता है तो लाटविया उत्तर होगा, लेकिन सबसे कम यहाँ पूछा गया है तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात इसका उत्तर होगा। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे कम पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, किस विद्वान ने दिया? तो मानव विकास की अवधारणा, ह्यूमन डेवलपमेंट की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा दिया गया। ये पाकिस्तान के रहने वाले अर्थशास्त्री हैं और इनके सहयोगी हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। महबूब उल हक द्वारा मानव विकास की अवधारणा दी गई, जिसके बाद यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो यहाँ तो एक प्रश्न बनता ही है कि किसके द्वारा दिया गया, लेकिन फिर पूछा जाता है कि कौन सी संस्था ये जारी करती है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कब पहली बार जारी किया गया? 1990 ईस्वी के बाद से यह जारी होना शुरू हुआ। तो कब जारी किया गया पहली बार, किसके द्वारा जारी किया जाता है और इस अवधारणा को किनके द्वारा दिया गया था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? रोपण कृषि यानी बागानी कृषि, प्लांटेशन कृषि। यहाँ पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो कॉफी, गन्ना और रबर, ये तीनों रोपण कृषि है, जबकि गेहूं रोपण कृषि नहीं है, ये अनाज कृषि है और व्यापारिक अनाज के रूप में गेहूं को जाना जाता है। कॉफी के बारे में प्रश्न पूछता है, ये बागानी कृषि, रोपण कृषि है और ब्राजील में सबसे अधिक होता है और ब्राजील में कॉफी के बागान को फजेंडा कहा जाता है। गन्ना, रबर, केला, कोकोवा, ये सब रोपण कृषि हैं, प्लांटेशन कृषि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में उच्च साक्षरता दर है? ये सबसे अधिक साक्षरता दर दिए गए जो क्षेत्र हैं, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से सबसे अधिक किसका है, यह पूछा गया है। तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दिया गया है, ध्यान रखा जाए, यहाँ राज्यों का नाम नहीं है। तो दिए गए क्षेत्र में लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भारत के साक्षरता दर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का 2011 की जनगणना के अनुसार लिस्ट दिया गया है। इसमें देख रहे हैं कि भारत की साक्षरता दर 74% है, इसको ध्यान में रखना है। और सबसे अधिक केरल की साक्षरता दर, केरल की साक्षरता दर 93% है और उसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप का ही है। और चूंकि यहाँ केरल ऑप्शन नहीं है, इसलिए उत्तर लक्षद्वीप होगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? देखिए, हर 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होता है। 2011 में जनगणना हुआ था, अगला जनगणना 2021 में होना था, लेकिन कोरोना बीमारी कोविड के कारण जनगणना का कार्य नहीं हो पाया, इसलिए 2011 के आंकड़े ही पूछे जाएंगे और इस मॉडल प्रश्न पत्र में भी 2011 से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित, जिसे वैज्ञानिक तरीके से कहा जाता है, 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ अर्थात 121 करोड़ है। अगला प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा की गई थी और उसी का एक भाग है नई औद्योगिक नीति, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 1991। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी समय 1991 की इस नीति में भारत में उदारीकरण का दौर शुरू किया गया था, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सारी प्रक्रियाएं इसी औद्योगिक नीति से भारत में शुरू हुई। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और शुरू करने का श्रेय उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा नगर है जो दिए गए हैं उसमें जो किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। एक उत्तर है ए में कोलकाता, तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। आगरा भी यमुना नदी के तट पर है, इसलिए यह भी उत्तर नहीं होगा। भोपाल, तो भोपाल के बारे में सोचना होगा ये किसी नदी के तट पर है या नहीं। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें उत्तर है भोपाल। भोपाल किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। हालांकि भोपाल में एक बहुत बड़ा
तालाब है जो पहले भोज ताल के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में अपर तालाब या बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। वह एक झील के रूप में भोपाल शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ध्यान रखिएगा, नहीं सब को ध्यान से पढ़िएगा। Which of the following crops is not sown in dry farming? रागी कौन सी फसल जो शुष्क कृषि के रूप में नहीं है? शुष्क कृषि है क्या? तो ड्राई फार्मिंग जो नमी के आधार पर फसल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में और पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से शुष्क कृषि की जाती है। तो ए रागी जो कर्नाटक में मुख्य रूप से उगाया जाता है, ये शुष्क फसल के रूप में होता है। ज्वार शुष्क फसल के रूप में बोया जाता है, मोटा अनाज है। मूंगफली जो पश्चिमी भारत में विशेष रूप से गुजरात में उगाया जाता है, शुष्क फसल के रूप में उगाया जाता है। यहाँ एक प्रश्न है एक ऑप्शन है गन्ना। गन्ना यानी शुगर केन, जिसमें सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और एक प्लांटेशन बागानी फार्मिंग या कैश क्रॉप नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है। तो यहाँ शुष्क कृषि के अंतर्गत गन्ना नहीं आएगा, अर्थात उत्तर डी है। अगला प्रश्न है, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस नदी में है? यानी सबसे अधिक उपयोग करने योग्य जल कहाँ है, किस नदी में है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कंजम्प्टिव वाटर इन द रिवर बेसिन इन इंडिया? सिंधु, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। यहाँ हम भारत का मानचित्र देख रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन है सिंधु, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। एक सिंधु नदी है जिसका मुख्य क्षेत्रफल पाकिस्तान में है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, भारत का पूछा जा रहा है। और 3 दक्षिण भारत की नदियां हैं, इसमें गंगा नदी नहीं है ऑप्शन। तो यहाँ दक्षिण भारत में गोदावरी ऑप्शन है, कृष्णा है और कावेरी है। इन नदियों को ध्यान से देखिए। लिखने वाले प्रश्न में एक प्रश्न रहेगा मानचित्र में जगह, नदी आदि को दर्शाना, तो ये सब पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा गोदावरी, चूंकि सिंधु पाकिस्तान में देख रहे हैं यहाँ प्रवाहित हो रही है। भारत में ये 3 नदियां जो ऑप्शन है, इसमें सबसे अधिक उपभोग जल के लिए उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड एक डैम है, बांध है। ए ऑप्शन दिया गया है गंगा नदी, गंगा नदी पर नहीं है। गंगा नदी पर फरक्का डैम स्थित है। दामोदर नदी भी नहीं है, क्योंकि दामोदर नदी पर मैथन, पंचेत आदि बांध है। शंख नदी, ये भी झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी है। और महानदी जिसको मानचित्र में देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये महानदी है और महानदी पर ही हीराकुंड डैम ओडिशा राज्य में स्थित है। महानदी छत्तीसगढ़ होते हुए ओडिशा राज्य प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और हीराकुंड डैम महानदी पर ओडिशा में स्थित है। महानदी की घाटी जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे ही भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्नलिखित में से कौन है? किस नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? यहाँ ऑप्शन है पुणे, सूरत, पटना, रांची। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर पुणे है, जिसकी जनसंख्या 50 लाख से कुछ अधिक है। दूसरा स्थान पर सूरत है, जिसकी जनसंख्या 45 लाख है। फिर तीसरे स्थान पर पटना है और चौथे स्थान पर रांची है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुणे। और यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर बृहद मुंबई, ग्रेटर मुंबई है और दूसरे स्थान पर नई दिल्ली है। और इस प्रश्न का उत्तर होगा पुणे। अगला प्रश्न है, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? चलवासी यानी अपनी पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमंतु के रूप में पशुपालन करने वाली जनजाति कौन सी है? नोमैडिक हर्डिंग कौन है? इसमें एक ऑप्शन है पिग्मी। पिग्मी जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यह भूमध्य रेखीय जलवायु, विषुवत रेखीय जलवायु के क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होती है, घने जंगल पाए जाते हैं, वहां ये वृक्षों पर मचान बनाकर रहते हैं। कांगो में रहते हैं, कांगो बेसिन में रहते हैं। मसाई चलवासी पशुचारण करने वाली अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है, जो केनिया और तंजानिया के पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। अगर विश्व के मानचित्र में देखें
तो विश्व के मानचित्र में अफ्रीका का यह भाग, जहां केनिया और तंजानिया स्थित है, माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो, तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में यह चलवासी पशुचारण करती है और यह चलवासी पशुचारण के रूप में जाड़े के दिनों में पर्वतीय क्षेत्र में नीचे की ओर आ जाती है और गर्मी के दिनों में चारे की खोज में अपने पशुओं के साथ ऊपर के पहाड़ी ढालों पर चली जाती है। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा मसाई जनजाति। भारत की भी कुछ जनजातियां हिमालय पर्वतीय राज्यों में गुर्जर चलवासी पशुचारण का काम करती है, जिसे ट्रांस ह्यूमन भी कहा जाता है। युगाधीर एक जनजाति का नाम यहाँ दिया गया है जो मध्य एशिया में रहती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर मसाई है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न से कहाँ केंद्रित है? तो ये जनसंख्या विश्व में असमान रूप से पाया जाता है, कहीं अधिक है कहीं कम है। अभी हम लोग देख रहे थे कि कम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन हैं, विरल जनसंख्या कहाँ कहाँ पाई जाती है, और जिसमें अटाकामा मरुस्थल था, भूमध्य रेखीय क्षेत्र था, ध्रुवीय प्रदेश था। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या, विरल जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पूछा जा रहा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? पर्वतीय क्षेत्रों में जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, कृषि योग्य भूमि कम पाया जाता है, इसलिए जनसंख्या कम पाई जाएगी, केंद्रित जनसंख्या कम है। मैदानी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूभाग बहुत अधिक होता है, नदियां प्रवाहित होती है, जल की सुविधा होती है, इसलिए विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में पाई जाती है, इसलिए उत्तर होगा बी, मैदानों में। पठार में भी प्रतिकूल कृषि योग्य भूमि, जल सुविधा के अभाव, और मरुस्थल में भी जल सुविधा के अभाव और कृषि भूमि की कमी के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉडल सेट के पहले 1 से 16 प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से व्याख्या सहित समझने का प्रयास किए हैं। या तो सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में आएंगे या इसके अन्य विकल्प है उससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना रहेगी, इसलिए इस सेट को और अधिक ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब वीडियो के अगले भाग में शेष 17 से 35 प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।